हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 87, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर्स शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए जब भी आप दी करंट अफेयर्स शो के किसी भी एपिसोड को देख रहे होते हैं तो थोड़ा फोकस के साथ देखा करें और नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर दें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बने। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत को 85वां स्थान मिला। दोस्तों, हर साल लंदन की एक एजेंसी दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट के ऊपर एक सर्वे करके इस मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग को जारी करता है, जिसको हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसको पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग इसको क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस रैंकिंग को 2006 से ही जारी किया जाता है, लेकिन पहले इसको किसी और तरीके से जारी किया जाता था और दूसरे किसी नाम से इसको जारी किया जाता था। लेकिन फिर से अगेन 2018 में इस रैंकिंग को शुरू किया गया हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के नाम से और दूसरे तरीके से रैंक देना शुरू किया गया। इसलिए 2023 में हेनले पासपोर्ट रैंकिंग का ये 5वां एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। इस बार टोटल 199 कंट्रीज के पासपोर्ट के ऊपर सर्वे किया गया, तब जाके इस रैंकिंग को जारी किया गया। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग.com हर साल इस इंफॉर्मेशन को जारी करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है, ये भी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत को 199 कंट्रीज में से 85वां स्थान मिला है। अब समझते हैं ये रैंकिंग किस बेसिस पर दी जाती है, कौन कौन से पैरामीटर को नजर में रखते हुए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। मोस्ट पावरफुल रैंकिंग इसको क्यों कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को केवल पासपोर्ट के बेसिस पर, मतलब बिना वीजा के, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है। यानी कि जो भी देश अपने नागरिकों को बिना वीजे के सबसे ज्यादा कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है, उस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है और उसी देश के पासपोर्ट को इसमें सबसे अच्छी रैंक दी जाती है। क्लियर है? इसलिए बोला जाता है इसको पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग या फिर हेनले पासपोर्ट रैंकिंग। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हेनले जो ये एजेंसी है, जो ये वेबसाइट है, वो इस रैंकिंग को हर साल जारी करता है। समझ गए किसको अच्छी रैंक मिलती है इस रैंकिंग में? तो भाई, इस रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इस रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? तो इस रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है वो जापान है, और लगातार पिछले 5 सालों से जापान को पहली रैंक मिलती आ रही है, क्योंकि जापान अपने नागरिकों को बिना वीजे के केवल पासपोर्ट के बेसिस पर 193 कंट्रीज में घूमने की अनुमति देता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर दक्षिणी कोरिया है, जो कि अपने नागरिकों को केवल पासपोर्ट के बेसिस पर बिना वीजे के 192 कंट्रीज में घूमने का मौका देता है। तीसरे नंबर पर जर्मनी स्पेन है, जो कि 190 कंट्रीज में जा सकते हैं। चौथे नंबर पर फिनलैंड इटली है, जो कि 189 जगह देशों में जा सकते हैं। वहीं पर भारत की बात करें, जिसको इस बार 85वां स्थान मिला है। भारत टोटल अपने नागरिकों को बिना वीजा के 59 मतलब 59 कंट्रीज में जाने का मौका देता है, अनुमति देता है। पिछली बार इस रैंकिंग में भारत को 87वां स्थान मिला था, हालांकि इस बार 2 पायदान नीचे आ चुका है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया बात है। क्लियर है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया जो भारत के पड़ोसी देश है उनको इस रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यहां पर देखिए, भारत के पड़ोसी देश भूटान का पासपोर्ट 90 नंबर पर है। इसके अलावा चीन के पासपोर्ट की रैंकिंग 66वीं है, यानी कि भारत से बेटर है। श्रीलंका का पासपोर्ट 100वें नंबर पर है। बांग्लादेश का पासपोर्ट 101वें स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। पाकिस्तान सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में 106वें स्थान पर रखा गया है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया उन कंट्रीज के नाम बताइए जहां पर हम बिना वीजे के जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारकों को भूटान, इंडोनेशिया, मकाऊ, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान, कतर जैसे 59 डेस्टिनेशन के लिए फ्री वीजा एंट्री मिल सकती है। भारत पिछले साल इस रैंकिंग में 87वें स्थान पर था, यानी कि भारत से जो वीजा और ऑन अराइवल कंट्रीज है फिलहाल
59 है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी। और दोस्तों इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज बन चुका है, साथ ही सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाला रिवर क्रूज बन चुका है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी से हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। तो फ्रेंड्स, अपने आप में भारत में इतिहास रचा गया है। अभी तक तो आपने समुद्र में चलने वाले रिवर क्रूज के बारे में सुना होगा, जहां पर लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं, पार्टीज मनाने जाते हैं, घूमते हैं, जहां पर लोग लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन अब आपको एंजॉय करने के लिए समुद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप एंजॉय इस रिवर क्रूज के थ्रू भी कर सकते हो, जिसको नाम दिया गया है एमवी गंगा विलास, जिसको हाल ही में वाराणसी से रवाना किया गया है। दोस्तों ये टोटल 51 दिन की यात्रा पर फिलहाल निकला है, टोटल 3200 किलोमीटर की दूरी ये तय करने वाला है, वाराणसी से निकला है। और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां पर इसको फिलहाल पहुंचना है, वो असम के दिब्रूगढ़ तक इसको वहां पर जाना है। टोटल 25 नदियों से होकर ये गुजरने वाला है। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल आपको इस एमवी गंगा विलास के बारे में दे देता हूं। देखिए दोस्तों, वाराणसी से दिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है, कि 3200 किलोमीटर के सफर में यह क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुल 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। यात्रा के दौरान 3 मुख्य नदी जैसे कि गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र पड़ेगी और 50 पर्यटन स्थल आपस में जोड़ेगा। यानी कि इस रिवर क्रूज के जरिए आप 50 पर्यटन स्थलों पे घूम सकते हैं। टोटल 3 बड़ी बड़ी नदियों से होकर ये गुजरने वाला है और टोटल 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। तो अपना आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसी के साथ साथ वाराणसी में गंगा की रेती पर बने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, ये टेंट सिटी हाल ही में वाराणसी के गंगा तट पर बनाया गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली कहां पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया, तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को मिला गोल्डन ग्लोब का बेस्ट सॉन्ग अवार्ड। दोस्तों आरआरआर 2022 की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है भारत की, और जो कि अवार्ड की रेस में बहुत ही स्पीड से भाग रही है। लगातार इसको बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो हाल ही में दोस्तों, अभी कुछ ही दिन की बात है, आरआर का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको हिंदी में नाचो नाचो के नाम से आप जानते होंगे, इसको गोल्डन ग्लोब के बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले तो समझिए, ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये कौन देता है, किस लिए दिया जाता है। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड आर एक्कोलेट्स बेस्टोड बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। यानी कि इस अवार्ड को जो प्रेजेंट करते हैं वो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन करते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 1944 से हुई थी। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, जनवरी 1944 से हुई थी। रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। यानी कि किनको दिया जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, अमेरिकन हो या फिर इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन को ये अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 2023 के लिए यानी कि 2022 के लिए जो अवार्ड दिया गया है, 2023 में ये सेरेमनी कहां पर हुई, 10 जनवरी 2023 में हाल ही में यूएस के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन कराया गया, जिसमें आरआरआर फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एग्जाम में सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इस सॉन्ग को किस कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके आर्टिस्ट कौन है, एक तो राहुल सिपलीगंज है, ठीक है, साथ ही काल भैरव है, साथ ही एमएम कीरावानी है। ये दोनों इस सॉन्ग के सिंगर हैं और साथ ही एमएम कीरावानी जो है वो डायरेक्टर हैं इस गाने के। और दोस्तों इतना ही नहीं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए इस फिल्म को टोटल 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ही था, दूसरी कैटेगरी थी हमारी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। इन दोनों कैटेगरी में इस फिल्म को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फाइनली जो इस फिल्म को अवार्ड मिला है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी मिला है। और इससे पहले ऑलरेडी 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड से इस फिल्म को सम्मानित किया जा चुका है, पहले मैं आपको कवर करा चुका हूं, जिसमें से एक तो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड से इस फिल्म को सम्मानित किया गया था,
हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन इज अ फिल्म क्रिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है, जिसका गठन 2016 में हुआ था लॉस एंजलिस ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी के नाम पर। बाद में 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो भाई एक अवार्ड तो गोल्डन ग्लोब हो गया इस फिल्म के नाम, दूसरा अवार्ड हो गया स्पॉटलाइट जिसको हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने दिया, और तीसरा अवार्ड 2 दिसंबर को निर्देशक यानी कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है एस राजामौली, उनको न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था। तो भाई 3 अवार्ड इस फिल्म के नाम हो चुके हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल बना भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। दोस्तों हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनराई विजयन, इन्होंने एक ऑफिशियल घोषणा के तहत बताया है कि केरल भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी महारत हासिल करने वाली बात हो जाती है। दोस्तों फुल डिजिटल बैंकिंग का मतलब हो जाता है केरल के अंदर जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल पेपरलेस कर दिया गया है, उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है, यानी कि कहीं पर भी पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी तरीके से सारी सर्विस डिजिटल हो चुकी है, जिससे टाइम भी बचेगा, साथ ही केरल की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से बूम मिलने वाला है। साथ ही केरल की जो पॉपुलेशन है, केरल के जो लोग हैं, उनको बैंकिंग सर्विस में और भी ज्यादा फैसिलिटी दी जाएंगी और उनको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनके जितने भी बैंक से रिलेटेड काम है उनमें और तेजी आ जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी ने बताया है राज्य में अब तक 3.76 करोड़ बैंक खातों में डिजिटल सुविधा उपलब्ध है, यानी कि राज्य के जितने भी खाते हैं सभी में डिजिटल सर्विस उपलब्ध है। और दोस्तों आजकल केरल डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही स्पीड से काम कर रहा है। कुछ ही टाइम पहले केरल ने राज्य में के फोन सर्विस या फिर कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसका मतलब होता है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसके तहत केरल खुद की इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया था, यानी कि जो बीपीएल राशन कार्ड धारक है उन सभी को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। साथ ही 30,000 जो कार्यालय हैं उन सभी को भी फ्री इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है केरल। तो याद रखिएगा 2-3 इंपोर्टेंट सेंटीमेंट बन जाते हैं केरल राज्य से रिलेटेड। स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने बनाया भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, यानी कि दोस्तों भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन बन चुका है। आप सभी को बताया देश के अंदर 5G सर्विस शुरू हो चुकी है, तो इसी को देखते हुए भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन भी लॉन्च हो चुका है, जिसको बनाया है एक स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने। दोस्तों इस ड्रोन को नाम दिया गया है स्काईवॉक। इस ड्रोन की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है। सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन तो यही है कि इस ड्रोन के अंदर एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी कि अगर ये ड्रोन नेटवर्क में भी नहीं है फिर भी सैटेलाइट जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का ये इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कर सकता है। साथ ही इस ड्रोन को कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ये नहीं कि इसकी रेंज में ही रहना जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी ही नहीं, 5G इनेबल्ड ड्रोन है। और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि पेलोड कैपेसिटी इसकी 10 किलोग्राम है, यानी कि 10 किलोग्राम का लोड लेके फ्लाइट ले सकता है। साथ ही 100 किलोमीटर की दूरी 12 से 15 मिनट के अंदर तय कर सकता है, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड ड्रोन रहने वाला है। साथ ही फ्लाइट टाइमिंग इसकी 5 आवर्स है, यानी कि ये 5 घंटों तक फ्लाई कर सकता है। और साथ ही वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकली लैंड कर सकता है। ये भी कुछ इसमें खास बातें दे रखी हैं। इस ड्रोन को क्यों बनाया गया है, इसकी क्या जरूरत है, किस चीज के लिए इसको बनाया गया है। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संबित प्रसाद परिदा के अनुसार इस ड्रोन का विकास चिकित्सा और रक्षा क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में यह ड्रोन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो भाई याद रखिएगा इस ड्रोन को नाम दिया गया है स्काईवॉक। इस ड्रोन का जो निर्माण करा है वो भारत की ही एक स्टार्टअप है, आईजी ड्रोन्स ने इसका निर्माण किया है। और यह पहला भारत का 5G सक्षम ड्रोन यानी कि 5G इनेबल्ड ड्रोन रखा गया है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग है हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है जोश मेरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में यहां से गारंटीडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार दोस्तों आपको बता चुका हूं, उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी से। पहले उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है क्या। देखिए दोस्तों, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप एक हॉकी की टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर 4 साल में डिफरेंट देशों के अंदर कराया जाता है। इस बार इसका आयोजन भारत
भारत के अंदर उड़ीसा के भुवनेश्वर में कराया जा रहा है। कौन से स्टेडियम में कराया जा रहा है? कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन कराया जा रहा है। इन खेल की शुरुआत जो हुई है वो 13 जनवरी 2023 से हुई है। संडे 29 जनवरी 2023 तक ये टूर्नामेंट हमारी चलने वाली है। दोस्तों, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज कराता है वो वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कराता है, जिसको शॉर्ट में FIHB बोला जाता है। तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अभी नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ल्यूजियन के स्विट्जरलैंड के अंदर है। लास्ट 2018 में भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही इसका आयोजन कराया गया था। लास्ट इसको जो जीता था वो बेल्जियम ने जीता था, याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट में जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने इस टाइटल को 4 बार अपने नाम किया हुआ है। बाकी इस बार 2023 में भारत के अंदर इस टूर्नामेंट का 15वां एडिशन का आयोजन कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1971 से हुई थी, यानी कि 1971 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था, मतलब पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया था। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस टूर्नामेंट को पहली बार 1971 में आयोजित कराया था। अब आप पूछोगे कि क्या भैया भारत ने भी इस टूर्नामेंट को कभी अपने नाम किया? बिल्कुल किया है। भारत ने 1975 में इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया हुआ है। तो याद रखिएगा, समझ गए क्या होता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और इस बार इसका आयोजन भारत के अंदर ही कराया जा रहा है। क्वेश्चन क्या था हमारा? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग क्या है? हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है जोश मेरा। नोट कर लीजिए। इस सॉन्ग को जो कंपोज किया है वो बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम है प्रीतम चक्रवर्ती। इन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया है और इस सॉन्ग की खास बात यह है कि इसको ग्रुप ऑफ 11 सिंगर ने गाया है। मैंने लिख दिया संग बाय या ग्रुप ऑफ 11 सिंगर, यानी कि 11 सिंगर ने इस सॉन्ग को गाया है। तो नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम सॉन्ग के बारे में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में दोस्तों जो उड़ीसा के CM हैं, कौन है? नवीन पटनायक जी है। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर इस टाइटल को इस बार भारत की हॉकी टीम अपने नाम कर लेती है तो हर प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो यह भी याद रखिएगा कि हाल ही में यह अनाउंसमेंट कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने करी। चेतन शर्मा को दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का मतलब हो जाता है कि इनको चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, आप सभी लोग क्रिकेट डेफिनेटली देखते होंगे। जब भी आप कोई सीरीज देख रहे होते हैं, कोई मैच देख रहे होते हैं, तो काफी सारे लोग कमेंट करते नजर आते हैं कि यार इस बार सूर्य कुमार यादव को क्यों नहीं खिलाया, रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिलाया, हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं खिलाया, या फिर युवी चहल को क्यों नहीं खिलाया, उसको खिलाना चाहिए था, वो तो बहुत ही अच्छी बॉल डालता है। तो भाई ये होता है ना कि पता नहीं पागल है सिलेक्ट करने वाले, वो खिलाड़ी इतना अच्छा है उसको टीम में नहीं लिया। तो भाई ये फैसले कौन करता है? जो सीरीज होती है, जो मैच होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है कि जो 11 प्लेयर खेलने वाले हैं टीम में, कौन कौन खेलने वाले हैं, उनके नाम सामने कौन लाता है? ये होता है दोस्तों ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी जो होती है ना, इसमें 4-5 मेंबर होते हैं। इन्हीं का काम होता है कि कौन से सीरीज के अंदर, कौन से मैच के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी को खिलाएंगे ताकि परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आए, वो टीम किसी मैच को जीत सके। तो भाई BCCI के बारे में आप जानते होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसी के अंदर एक ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी होती है हाल ही में, जिसके नए चेयरमैन चेतन शर्मा को बनाया और चेतन शर्मा दूसरी बार इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों इस कमेटी में टोटल 5 सदस्य हैं, जिसमें से एक तो चेतन शर्मा ही है जो कि चीफ सेलेक्टर है, साथ ही शिव सुंदर दास है, साथ ही सुब्रतो बैनर्जी है, सलील अंकोला है, साथ ही श्रीधरन शरत है। ये 5 सदस्य हैं, याद रखेगा सभी के सभी सीनियर हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार प्रेशर कुछ ज्यादा है। आप सभी को पता है वर्ल्ड कप इस बार भारत के अंदर ही खेला जाएगा और वर्ल्ड कप जीते भारत की टीम, इसके ऊपर इस बार पूरा प्रेशर रखा गया है। और पाकिस्तान इस बार आपको पता है एशिया कप की मेजबानी करने वाला है, तो उस कप को भी जीतने का पूरा प्रेशर इस बार रहने वाला है। इसलिए भाई नई कमेटी बनी गई है, सभी सीनियर जो सदस्य हैं उनको चुना गया है और चेतन शर्मा को इस बार दूसरी बार इसके चीफ सेलेक्टर के रूप में चुना गया है। चेतन शर्मा बहुत ही दिग्गज तेज गेंदबाज शायद भारतीय क्रिकेट टीम के रह चुके हैं। चेतन शर्मा ने अपने 11 साल के करियर में 148 इंटरनेशनल विकेट चटकाए हैं। वे 23 टेस्ट और 65 वनडे मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो भाई बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेट टीम के रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया।
दोस्तों इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि भारत देश एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बन के उभर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल समिट्स है उनकी अध्यक्षता आजकल भारत के पास है। जैसे कि आपको पता ही है G20 2023 की अध्यक्षता भी भारत ही कर रहा है, जिसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को कराया जाना है। हाल ही में भारत ने एक ऐसी ही समिट की लॉन्चिंग करी है जिसको नाम दिया गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यानी कि दोस्तों आपको ग्लोब के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें से एक हमारा नॉर्दर्न हो जाता है, एक हमारा साउथ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो इसके लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सभी साउदर्न कंट्री है, ठीक है। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके लिए इस समिट की लॉन्चिंग करी गई है, जिसको वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नाम दिया गया है। इस बार इस समिट में भारत ने टोटल 120 देशों को निमंत्रण भेजा था, यानी कि इसमें 120 देश शिरकत लाने वाले थे। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन कौन से देशों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई, और सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था, वो पाकिस्तान और चीन का था कि क्या पाकिस्तान और चीन इसमें शिरकत लाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान और चीन के साथ कैसे रिश्ते हैं भारत के। पाकिस्तान हमेशा लड़ता रहता है और चीन भी बॉर्डर के ऊपर आजकल क्या क्या कंफ्लिक्ट करता रहता है। तो शायद इस बार चीन और पाकिस्तान पाकिस्तान देशों ने इसमें शिरकत नहीं लाई। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन सभी देशों के लिए किया गया है, लॉन्च किया गया, ताकि ये सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, विकासशील देश है, ये अपनी वॉइस रेज कर सके इस समिट के अंदर। जो इन देशों के अंदर विकास हुआ है, जो इन देशों ने चैलेंजेस फेस किए हैं और विकास तक ये पहुंचे हैं, उन चैलेंजेस को शेयर कर सके। साथ ही आने वाले टाइम में इन विकासशील देशों में और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी वैश्विक मुद्दे हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात कर सके, उनके ऊपर विचार विमर्श कर सके। एक तरीके से जो बाकी समिट होती है ये भी वैसी है, बस ये साउथ कंट्रीज के लिए है। यानी कि जो बड़े बड़े वैश्विक मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, देश के अंदर और ज्यादा विकास को बढ़ावा दिया जा सके, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इस बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत ने किया है, ठीक है। शायद 12 और 13 जनवरी को इसका आयोजन कराया गया। पहले सेशन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया, अध्यक्ष किया। दूसरे सेशन में यानी कि अगले दिन शायद जो भारत के विदेशी मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता करी। इस बार इसका थीम क्या रखा गया? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। थीम नोट कर लीजिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का क्या था? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस था। कौन कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है? जैसे कि ट्रेड यानी कि व्यापार के ऊपर चर्चा की गई, यानी कि ये जो देश है, यानी कि हमारी जो साउदर्न कंट्रीज हैं, इनमें व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे हम व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को और अच्छा बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। फाइनेंस यानी कि बहुत सारे देशों के अंदर आपदा आ जाती है, फिर फाइनेंस फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो एक दूसरे देशों की मदद कैसे करी जाए। साथ ही जो फाइनेंस क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, उससे कैसे उभरा जाए, इनके ऊपर चर्चा की जाती है। डिजास्टर आपदा आ जाती है, उससे कैसे निपटा जाए। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा की। एनर्जी, आपको पता है भारत कितना बड़ा एनर्जी का देश है, कितनी खपत भारत के अंदर एनर्जी होती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चर्चा होती है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी, साथ ही कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म के ऊपर चर्चा की जाती है। क्लियर है। और इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया। एक तो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना है, एक दूसरे देश के साथ संबंध को अच्छा रखना है। ये जितनी चीजें एक दूसरे देश की इसमें मदद करनी है, ताकि हम भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ विकास के क्षेत्र में तेजी से बढ़ सकें। आरोग्य मैत्री एक योजना, एक प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने जिक्र किया कि हम एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत होगा क्या, यानी कि जो ऐसे देश होते हैं जिनमें आपदा के चलते भारी संकट आ जाता है, उनको हेल्प पहुंचाएगा, उनको चिकित्सक, मेडिसिन की हेल्प भारत पहुंचाएगा। साथ ही ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप का भी जिक्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया, यानी कि जो साउथ समिट की जो कंट्रीज हैं उनके जो छात्र हैं भारत के अंदर आ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, साथ ही उनको एक ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, यानी कि ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप के तहत वो भारत के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर फोकस किया गया। और साथ ही मोदी जी ने 4R फॉर्मूला भी दिया है, यानी कि अगर हमें भी बहुत जल्दी विकासशील देश बनना है,
तो हमें इन 4R के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक R का मतलब हो जाता है रेस्पोंड, साथ ही रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट, रिफॉर्म्स यानी कि बिल लाने पड़ेंगे। तो यार ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में किया गया वर्चुअली। इसमें दूसरे देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। साथ ही इस बार थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। नेक्स्ट है 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। दोस्तों हाल ही में 12 जनवरी गई है, इसी दिन पूरे भारत के अंदर नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों इस दिवस को मनाने की जो पहली बार घोषणा हुई थी वो 1994 में हुई थी। उस टाइम पर जो सरकार थी अस्तित्व में उसने इसकी घोषणा करी थी और पहली बार इस दिवस को 1995 में मनाया गया था। यह दिवस 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। स्वामी विवेकानंद जी को जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 कोलकाता के अंदर हुआ था। उनका जो निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन जो प्राप्त की थी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की थी कोलकाता से। इनका जो पूरा नाम है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम बताइए। नरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम है। साथ ही पेरेंट्स विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे और साथ ही भुवनेश्वरी देवी इनकी माता थी। इनके द्वारा शुरू की गई फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? रामकृष्ण मिशन इन्होंने शुरू किया था। साथ ही अद्विता आश्रम इन्होंने शुरू किया था। साथ ही रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज इनके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी यूथ के लिए, युवाओं के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। और हर साल 12 जनवरी को इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो देश का यूथ है, देश का युवा है, उसको विवेकानंद जी के जो विचार थे उनके प्रति प्रेरित किया जा सके। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी से उनको इंस्पिरेशन मिल सके, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि फुल एनर्जी के साथ, फुल ताकत के साथ आगे बढ़ते रहो। और इस बार नेशनल यूथ डे का जो थीम था वो विकसित युवा विकसित भारत। नोट कर लीजिए, नेशनल यूथ डे 2023 का जो थीम था विकसित युवा विकसित भारत। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। दोस्तों हाल ही में 10 जनवरी भी गई है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया गया। देखिए दोस्तों, एक होता है नेशनल हिंदी दिवस जो कि हर साल भारत के अंदर 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस की, जो कि हर साल पूरे भारत के अंदर 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है ताकि हिंदी को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट किया जा सके। और आपको पता भी होगा हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है मैंडरिन चाइनीज, जिसके 920 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं। दूसरी है स्पेनिश, जिसके 475 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है। तीसरी इंग्लिश हो जाती है, 373 मिलियन स्पीकर्स है। चौथी हिंदी आ जाती है, 344 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है। और पांचवी बंगाली है, जिसकी तो 234 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है। तो याद रखिएगा इस बार वर्ल्ड हिंदी डे का थीम क्या था, इंपॉर्टेंट है। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नोट करिए विश्व हिंदी दिवस 2023 का थीम, जो कि 10 जनवरी को मनाया गया। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार वर्ल्ड हिंदी डे का थीम था। एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के एपिसोड का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स वगैरह आपने मेंटेन कर लिए होंगे। बाकी दोस्तों आप सभी इंपोर्टेंट पीडीएफ, सभी इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज का ये करंट अफेयर का एपिसोड पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।